समाजवादी पार्टी का वोट आपने देखा होगा 2019 के चुनाव में किस तरह से समाजवादी पार्टी को उन्होंने वोट नहीं दिया था और वो सब बीजेपी के साथ चला गया था। और इसमें यादव समाज भी बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए जिम्मेदार है। जाएंगे अगर यदि कांग्रेस या अन्य जो विपक्षी गठबंधन है वो सम्मान के साथ बहन जी को बुलाएगा तो बहन जी वहाँ जाएंगी और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। जिन भी प्रदेशों में आप अपने संगठन खड़ा करते हैं कांग्रेस उनको एमएलए को सारे खरीद लेती है, तो कांग्रेस नहीं चाहती कोई भी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी। गांधी चाहते हैं ना सर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सर कांग्रेस चाहती है कि बसपा गठबंधन में आए, लेकिन सपा नहीं चाहती। सपा ने दीवार खड़ी कर दी है बीच में कि अगर बसपा गठबंधन में आती है तो हम बाहर हो जाएंगे। 5 राज्यों के चुनाव के बाद कांग्रेस को ये बात भली भांति समझ में आ चुकी है। अगर यदि हमने बसपा जैसी मजबूत पार्टी को गठबंधन में नहीं लिया तो हमारी लड़ाई आने वाले समय के लिए बहुत कमजोर हो जाएगी और बिना बसपा के कोई भी पार्टी बीजेपी को सत्ता से हटाने में सक्षम नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर यदि समाजवादी पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी गठबंधन आने का विरोध करती है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोग या उनके नेता जो सफ़ेद पोश बने हुए हैं वो बीजेपी के गुलाम हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी से डरे हुए हैं। आने वाले समय में ये सुनिश्चित करना होगा कि आप बहुजन समाजवादी पार्टी को गठबंधन आने पर किस लिए विरोध कर रहे हो। इसलिए ये मैं कह सकता दावे के साथ कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी ने अंदरूनी तौर पर भारतीय जनता पार्टी से समझौता कर लिया है और वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहती कि गठबंधन मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे और आने वाले समय में बीजेपी के लिए सत्ता से हटाने के लिए एक रास्ता प्रशस्त करे। तो क्या कांग्रेस समझ गया कि बगैर बसपा के हम बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे? कांग्रेस पहले से भी समझी हुई थी। कांग्रेस में भी मनुवादी लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, वो नहीं चाहते थे कि कोई भी गठबंधन बने। अगर यदि हमें पहले ही 5 राज्यों के चुनाव में कर लिया होता तो आज हम ये लड़ाई फ्रंट फुट पे आगे लड़ रहे होते। लड़ाई अब हमें बैक फुट पे चले गए हैं। भारतीय जनता पार्टी को बैठे बैठाए हमने 5 राज्यों का बहुत ज़्यादा नुकसान हमने झेल लिया है और भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों में सरकार बनाने के लिए हमने उनको मजबूती दे दी। इसके लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस ही जिम्मेदार है। गठबंधन नहीं कर पाया, कांग्रेस का अहंकार था, उसमें मनुवादी लोग बैठे हुए हैं, वो नहीं चाहते थे गठबंधन हो। अगर यदि गठबंधन हो जाता तो आज बैठे बैठाए हमें 100 सीट का नुकसान नहीं होता। बीजेपी को सत्ता में आने से 100 सीट का नुकसान हमें हुआ। अगर कांग्रेस चाहती है कि दलित प्रधानमंत्री बने तो फिर बहन जी का नाम आगे करने में क्या दिक्कत है कांग्रेस को? देखिए, चाहे कोई भी ओबीसी हो, चाहे जनरल हो, चाहे बनवादी हो, मनुवादी हो, ये नहीं चाहते कोई भी दलित देश की सत्ता पर बैठे। अगर यदि बहन जी सत्ता में आ जाती हैं तो उस समाज को सबसे ज़्यादा मजबूती मिलेगी जिसने सबसे ज़्यादा दुख दर्द झेले, जिसने हजारों साल की गुलामी झेली, जिसने इनके छुआछूत को झेला, जिन्होंने इनको मंदिर के रास्ता को रोका, जिन्होंने हमारी शिक्षा को रोका, जिसने हमारे मान सम्मान को रोका, वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री के लिए दावेदार बन के आए या देश की प्रधानमंत्री बने। अच्छा, सारे पार्टियां क्या कारण है? सारी पार्टियां आरोप लगाती हैं, सारी पार्टियां। देखिए, जो जितना अंदर से बिकाऊ होता है वो सबसे पहले दूसरे पर उंगली उठाता है। कहीं ना कहीं ये लोग सभी विपक्ष के लोग डरे हुए थे, मनुवादी पार्टियों से डरे हुए थे और वो सबसे पहले एक बहन जी जो एक तरह से मौके का इंतजार कर रही थी, पहले ही अपने पत्ता नहीं खोलना चाह रही थी, इसलिए वो उन पर उंगली उठाने लगे। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ बीजेपी की बी टीम बताया जाता है, लेकिन अब तो लग रहा है कि सपा इसमें देखिए बीच में रोड़ा अटका रही है। देखिए, कहने वालों को ये सोच लेना चाहिए कि बहन जी वो ताकत हैं, वो कभी भी मनुवादियों के साथ नहीं जाएंगी और कभी भी वो उनके सामने झुकेंगी नहीं। ये बात सत्य है कि समय से पहले कहीं भी जाकर ढोल पीट देना वो शोभा नहीं देता। बहन जी ने अपने पत्ते समय पे खोले और वो गठबंधन में जाएंगी, मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगी। अगर यदि समाजवादी पार्टी के लोग विरोध कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं और जो भी लोग गठबंधन में जो बैठे हुए हैं और बहन जी के जो विरोध करते हैं, मैं समझता हूँ कि वो लोग भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर समझौता कर सके और वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में कार्य कर रहे हैं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन फैसला ले, सपा को बाहर कर दे। अगर सपा ऐसी बात कर रही है तो बसपा को अंदर ले, क्योंकि बसपा का पूरे देश में वोट है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी देश की एक ऐसी ताकतवर राष्ट्रीय पार्टी है जिसका पूरे देश में वोट है और वो किसी को कोई उसको समझाने की जरूरत नहीं है। वो एक मुश्त भारतीय बहुजन समाज पार्टी को हमेशा से मिलता रहा है। समाजवादी पार्टी का वोट आपने देखा होगा 2019 के चुनाव में किस तरह से समाजवादी पार्टी को उन्होंने वोट नहीं दिया था और वो सब बीजेपी के साथ चला गया था। और इसमें यादव समाज भी और वो बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए जिम्मेदार है।
तो बहन जी सूझबूझ कर काम कर रही है, इसका मतलब है। देखिए, समझदार नेता की यही पहचान होती है कि समय पे ही अपने पत्ते खोले और समय पे ही सही निर्णय ले। आज हमने ये धीरे धीरे दिखा दिया है कि हम गठबंधन में जाएंगे, मजबूती के साथ जाएंगे, अपनी शर्तों पर जाएंगे। अगर यदि कांग्रेस या अन्य जो विपक्षी गठबंधन है वो सम्मान के साथ बहन जी को बुलाएगा तो बहन जी वहाँ जाएंगी और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगी। कहा जाता है कि बहन जी सम्मान के साथ समझौता नहीं करती है कभी। देखिए, हमारे साथ सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम रही है कि हम अपने सम्मान के खिलाफ कभी समझौता नहीं करते, किसी मनुवादी से नहीं डरते। कहीं कितना भी कोई अहंकारी लोग हो, हम उसके सामने डट कर खड़े रहते हैं। कभी भी हमने अपने स्वाभिमान को नहीं बेचा, मान सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। तो क्या लगता है आप जाएंगे बहन जी? देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि अगर यदि बहन जी गठबंधन में जाती है तो ये हमारे रखिए बहन जी ने कि कांग्रेस पहले माफी मांगे जो हमारे विधायक तोड़े हैं और बहन जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए। कांग्रेस जैसी अहंकारी पार्टी जिसने अब एक बार नहीं कई बार बहन जी ने जो पूरे 5 साल जो संगठन काम करते हैं, चाहे राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो, जिन भी प्रदेशों में आप अपने संगठन को खड़ा करते हैं, कांग्रेस उनको एमएलए को सारे खरीद लेती है। तो कांग्रेस नहीं चाहती कोई भी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी। राहुल गांधी चाहते हैं ना सर, देखिए राहुल गांधी तो चाहते हैं कि बसपा गठबंधन में आए, मायावती गठबंधन में आए। देखिए, उनकी भी मजबूरी है, उनको इतना सताया गया है इस सरकार के द्वारा, समस्त विपक्ष को सताया गया है। आज वो भी समझ रहे हैं कि अगर यदि हम मजबूत गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़े तो आने वाले समय में सभी को किनारे होने में कोई टाइम नहीं लगेगा। अहंकारी लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, वो किसी से डरने वाले नहीं है, किसी से दबने वाले नहीं है। सिर्फ एक ही रास्ता है, संगठित होकर चुनाव लड़ा जाए और भारतीय जनता पार्टी को 24 के चुनाव से पहले 24 के चुनाव में बाहर किया जाए। यही हमारे पास आखिरी रास्ता है। बुद्धिजीवी भी ये कह रहे हैं कि अगर पीएम मोदी को अगर रोक सकती है तो मायावती रोक सकती है। ये जो हिंदू मुस्लिम की जो लड़ाई है उसकी काट सिर्फ सामाजिक न्याय है और कोई काट है नहीं हिंदू मुस्लिम की। देखिए, बहन जी एक ऐसी नेता हैं, वो जब चाहे जहां चाहे जिसकी सरकार को सत्ता से बाहर कर सकती है। अगर वो पूरे देश में उनका वोट, अगर उनको सम्मानित तौर पर अगर यदि उनको चुनाव में आने के लिए मौका दिया और उनको एक सम्मानजनक सीटें दी जाएं तो मैं समझता हूं कि बहन जी 24 के चुनाव में पीएम की दावेदार हो सकती है। क्योंकि अभी भी दलितों की सबसे बड़ी नेता वही है। देखिए, लोग उन्हीं का सम्मान करते हैं ना। देखिए, ये हमारे समाज की एक खूबसूरती है कि जो हमारे समाज का शक्तिशाली नेता है हम उसी को नेता मानते हैं और किसी को नेता ही नहीं मानते। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि बहन जी को सत्ता में लाने के लिए हम पुरजोर कोशिश करेंगे। और गठबंधन से भी हम ये कहना चाहेंगे कि अभी तक देश की राजनीति में आज़ादी के बाद कोई दलित प्रधानमंत्री नहीं बना, अन्य सभी जाति धर्म के लोग प्रधानमंत्री, मुस्लिम नहीं बना, लेकिन हम चाहते हैं कि बहन जी प्रधानमंत्री बने और समस्त गठबंधन को ऐसा करना भी चाहिए और इसमें अगर बीजेपी को हराना है तो बसपा को लाना जरूरी है। देखिए, आज इतनी कठिन लड़ाई है। बहन जी 20% वोट देश की राजनीति में रखती हैं। अगर यदि 20% वोट अगर यदि बाहर हो जाता है गठबंधन से तो मैं समझता हूँ हर सीट को 1 लाख के मार्जिन से बीजेपी जीतने में कामयाब हो जाएगी। अगर यदि बहन जी गठबंधन में आ जाती हैं 1 लाख वोटों के मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी सीटों को हारेगी। इतना बड़ा बहन जी की ताकत और हमारे वोट की ताकत है कि हम एक मुश्त वोट देते हैं, हम बिकते नहीं, हमारा वोट बिकाऊ नहीं है, हम कभी भी नहीं बिके और बिकेंगे भी नहीं। तो सबसे ज़्यादा जागरूक अगर है तो दलित है, जिसको ना झुके हैं ना झुकेंगे, और मनुवादी हो कभी नहीं झुकेंगे। ये हम डंके की चोट पर कह सकते हैं। ईवीएम का भी तो बताते हो ना आप लोग कि ईवीएम में भी गड़बड़ है। देखिए, मैं सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ईवीएम में छोटे लेवल पे बेईमानी होती है, बड़े लेवल पर हमें संगठित होकर चुनाव लड़ना पड़ेगा ना। हम पहले अपनी कमियों पर भी ध्यान दें, हम संगठित होकर चुनाव लड़ें। अगर हमें ये कितनी बेईमानी करेंगे, वो 2000, 4000, 10,000 के मार्जिन पे बेईमानी कर सकते हैं। जब हम एक सीट पे 1 लाख के मार्जिन से जीतेंगे तो उनकी हिम्मत नहीं, उनकी औकात नहीं कि वो बेईमानी कर जाएं। हम उनको मजबूर करते बेईमानी करने। कहा जा रहा है कि अब राम मंदिर का उद्घाटन होना है, बीजेपी के लिए एक जड़ी बूटी मिल गई है। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी का वोट ना बढ़ा था ना बढ़ेगा, उनका वोट उतना ही रहता है। अगर यदि हम अपने वोट को संगठित कर लें, संगठित होकर चुनाव लड़ लें तो भारतीय जनता पार्टी को हारने से कोई नहीं बचा सकता। राम नहीं, चाहे राम के परशुराम को भी ले आओ, राम के दशरथ को भी ले आइए, ऐसी कोई बात नहीं है। ये धर्मांध लोग हैं, ये अंधविश्वास फैलाते हैं, पाखंडबाद फैलाते हैं। आज राम को लेकर आए, राम का मंदिर बना तक नहीं है। 24 के चुनाव में फायदा लेने के लिए पहले से पहले 22 जनवरी की तारीख तय कर दी, दिवाली मनाने की खुशी मनाते फिर रहे। अरे देश की जनता को सोचा मूर्खो, ये देश गर्त में जा रहा है, देश को तुमने बेच दिया, देश को नीलाम कर दिया, शिक्षा को खत्म कर दिया, रोजगार को खत्म कर दिया। मैं देश की जागरूक जनता से कहना चाहूँगा, ऐसे अहंकारी और मूर्ख लोगों को सत्ता से हटाने के लिए आगे आए और 24 चुनाव जिताने का काम करें। अपील की जा रही है कि 22 तारीख को अयोध्या न आए, अपने घर ही रह के दिए जलाएं। देखिए वहाँ पे इनके लाखों करोड़ों के लोग
संख्या में जाएंगे, अरबों रुपए वहाँ चंदा जाएगा। तो ये सिर्फ एक इनका चुनाव के लिए देश की जनता को लूटने का एक बहाना है। मंदिर तो कभी बना ही नहीं है, तो उसमें आप क्या करना चाहते भाई? बन गया देखिए वो हम ये कहते हैं कि चलो ठीक है मंदिर बनाया आपने, वो आस्था की चीज़ है, लेकिन जब उसका पॉलिटिकल लेवल फायदा लोगे तो देसी जनता मूर्ख नहीं है, वो आपकी हर चाल को समझ रही है। मतलब समझ गई अब जनता, बिल्कुल समझ चुकी है कि ये पॉलिटिकल की राजनीति की फायदा लेने के लिए मंदिर मंदिर चिल्ला रहे हैं। पिछले नेताओं को क्या मिला जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी इस राम मंदिर की? उनको तो इनविटेशन भी नहीं दिया गया। देखिए मनुवादी लोग हैं, हर चीज़ का श्रेय अच्छी तरह से लेना जानते हैं। जिन ओबीसी लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, जो वहाँ जाके लड़े, जो मरे, उनको किनारे कर दिया, वो ये कहना चाहते हैं कि राम हमारे, हम राम के, तो इसलिए वो उनको कभी उन्होंने माना ही नहीं। तो जब उनको कभी मान सम्मान क्यों देंगे फिर उनको? तो इसलिए उन लोगों को आज सोचना होगा जिनको उन्होंने सम्मान नहीं दिया, जो उनको नहीं बुलाया। और अगर यदि नहीं बुलाते हैं तो वो मजबूती के साथ इनके खिलाफ होकर मुखर होकर आवाज़ उठाएं, इनके खिलाफ जन जन तक जाएं और इनके एक के बाद एक ऐसे कार्य करती चली जा रही है। अभी आपने देखा होगा ट्रक ड्राइवरों के प्रति एक ऐसा कानून लेके आए जिससे जो रात दिन देश की सेवा करते हैं और सड़कों पर रहते हैं और हफ्ता 10 दिन तक अपने बच्चों से दूर रहते हैं, उनके खिलाफ ये कानून लेके आए। उनको 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना। जो पेट नहीं भर पा रहा हो ढंग से, उसमें 7 लाख रुपए कहाँ से देगा? वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? वो 10 साल की जेल काटने में मजबूर कर दिया जाएगा। इस तरह के कानून लाने वाले ये एक तरह से अहंकारी लोग हैं। इनको अभी नहीं हटाया तो आने वाले समय में बहुत ज्यादा हमारे लिए दुखदायी हो जाएगा। हटाने का, इसको हटाने के लिए सबसे बड़ा हमारा संगठित होना, किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए संगठित होना बहुत जरूरी है। जब तक हम संगठित नहीं होंगे तब तक ऐसे लोगों को सत्ता में बैठ करके मनमानी करते रहेंगे। उनको हटाना आज बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। तो कैसे संगठित होंगे? जिस तरह हमारा इंडिया गठबंधन बनकर तैयार हो चुका है, उसमें सभी विपक्षी दलों को एक मंच पे आने के लिए मजबूर किया जाएगा, उनको एक्सपोज किया जाएगा। अगर ये एक मंच पे नहीं आते हैं तो उनको वोट नहीं दिया जाएगा। अब चुनाव के बाद एक मंच पे आओगे, 2024 का चुनाव है। देखिए राज्यों के चुनाव में ये कांग्रेस ने थोड़ी गलती की थी, उस गलती की वजह से 5 राज्यों को चुनाव हमारे हाथ से निकल गए। संयोजक नहीं बना है, ना भी सीटों का बंटवारा हुआ है। देखिए लड़ाई बहुत बड़ी है। संगठन में लोग बिखरे हुए हैं, उनको संगठित करके लाना, उस लड़ाई को लड़ना बहुत बड़ी एक चुनौती है। उस चुनौती को पार पाने के लिए समय लग रहा है। जैसा कि इस समय सत्ता में बैठे हुए लोग राम मंदिर के मुद्दे को बहुत तेजी से उठा रहे हैं। अगर यदि उन्होंने अगर इसको गठबंधन को एक साथ लेके आ गए तो आने वाले समय में उनके जो गठबंधन के मुद्दे हैं वो दब जाएंगे और मंदिर का मुद्दा पूरे देश में गूंज जाएगा। इसलिए 22 जनवरी के बाद जितना इंडिया गठबंधन के जो मुद्दे हैं, उनका जो संगठन है, उनका जो संयोजक है, सब सामने आएंगे। चाटप जी आपने जाओगे रामलला के दर्शन करने? देखिए राम हमारे नहीं, हम राम के नहीं। जिसने हमें हजारों साल टुकड़ों पे जीने के लिए मजबूर कर दिया हो, हमें जंगलों में रहने के लिए मजबूर कर दिया हो, हमें पानी रोटी के लिए मजबूर कर दिया हो, शिक्षा के लिए मजबूर कर दिया हो, हम उसको कभी भगवान नहीं मानेंगे। अगर यदि वो भगवान थे तो जिस समय मुगल देश में राज कर रहे थे उस समय मंदिर तोड़े जा रहे थे, तो भगवान राम उन मंदिरों को बचाने के लिए क्यों नहीं आए? मैं कह देना चाहता हूँ, राम को मानने वालों, इस देश की जनता को भी सोचो, इस गरीब को भी सोचो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।